नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज का दिन थोड़ा नंबरों का दिन और अंकों का दिन होता है। वी प्ले विथ नंबर्स, वी ट्राई टू एनालाइज नंबर्स। और उसी सीरीज में आज हम लोग थोड़ी बात कर लें। राहुल गांधी यूके जाके अच्छा भाषण दिए, खराब भाषण दिए, देशभक्ति का काम किए, देश तोड़ने का काम किए, इस सारी चीजों का एनालाइज आप करिए। भारत जोड़ो यात्रा किए, अच्छा काम था, नहीं था। मोदी जी अच्छा काम किए, बिलो एक्सपेक्टेशन किए। हम विचारधारा की बात करें, कुछ करें, अल्टीमेटली तो चुनाव में ही आके ये आपको मतलब दो हाथ तो वही करने हैं। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसका असर 2 साल में पड़ेगा, उसका असर 10 साल में पड़ेगा, उसका असर नहीं पड़ेगा, ये सब मैटर ऑफ डिस्कशन है। लेकिन 2024 का जो चुनाव है कम से कम ये तो निश्चित कर ही देगा कि किस दिशा में हमारा लोकतंत्र, जिसको कुछ लोगों को लगता है गलत दिशा में जा रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि अभी तक गलत दिशा में जा रहा था, 2014 के बाद सही दिशा पकड़ा है, इत्यादि इत्यादि। मेरे हिसाब से 4 राज्य हैं और ये 4 राज्य बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए चैलेंज है। और मैं उन 4 राज्यों में जहां स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि चारों राज्य वो हैं जहां पे कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2 राज्यों में सरकार अभी भी चल रही है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़ा गया, उसमें कहीं और कोई उसके लिए टर्म कोई घुमा फिरा के नहीं है, वो तोड़ा गया भी भाजपा द्वारा। और उसको तोड़ के और फिर एमएलए को रिजाइन करा के और क्या क्या करके किसी तरह से वहां एक सरकार बीजेपी ने बना ली है, जिसको अगर कहें इट विच इज नॉट अ वेरी लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कोई ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी के ने सब कार्रवाई की और फर्स्ट गो में उनका लोग जीत गए। मैंडेट उनके साथ नहीं था, ये स्थिति थी। तो थोड़ा एक तो पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि सारी बातें एंड ऑफ द डे लोकसभा 2024 सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में 28 सीट हैं, छत्तीसगढ़ में 11, मध्य प्रदेश में 29 और राजस्थान में 25। ये टोटल 93 सीट्स हैं। इसमें बीजेपी के पास 86 सीट्स हैं। इस 93 में 86 सीट्स बीजेपी के पास हैं, 5 सीट कांग्रेस के पास है। मतलब ये डिवीजन है 93 का। एक वो बेनीवाल साहब के पास थी जो उस समय बीजेपी समर्थित थे और एक जेडीएस को थी। ऐसे कॉम्प्लेक्स उसमें अब ये डिसाइड करना कि किसके कितना कहां आएगा, ये एक थोड़ा मुश्किल काम है। तो पहले तो हम लोग स्टेट वाइज थोड़ी चर्चा कर लें और फिर मेरे हिसाब से कहां क्या होगा ये देखने की बात है। कर्नाटक में इस समय सरकार बीजेपी की चल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से इन चारों स्टेट में जहां पे कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है और कांग्रेस जहां सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, अगर 1, 2, 3, 4 की कैटेगरी में करना हो तो नंबर 1 पे कर्नाटक है। उसका कारण यह है कि वहां पे उसके पास सीतारामैया जैसा एक बहुत ही परिपक्व पुराना जमीनी नेता है जिसकी पकड़ है आम जनता में। डीके शिव कुमार जैसा एक उनका बहुत ही लॉयल, और मैं लॉयल इसलिए बोल रहा हूं कि उनके ऊपर बहुत ही तंग किया गया। अगर देश के पहले 2-3 लोगों को, जिनको विपक्ष के लोगों को जिनको सबसे ज्यादा ईडी सीबीआई इनकी मार झेलनी पड़ी, तो उसमें डीके शिव कुमार जरूर आएंगे। चिदम्बरम तो जेल ही हो गई थी, तो जेल चले गए थे 100 दिन से ज्यादा, लेकिन ये भी उसी कैटेगरी के हैं। लेकिन कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। उनकी एक मैनेजरियल कैपेसिटी है, उनकी एक इलेक्शन जीतने की स्ट्रैटेजी है, और उनके और सीतारामैया जी के बीच में अगर कुछ ऐसा कहा जाता था कि मतलब दे डोंट सी आई टू आई, बहुत एक वो भारत जोड़ो यात्रा में वो सब बर्फ पिघल गई है और दे आर वर्किंग एज अ टीम। और इसमें जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो खड़गे जी का नेशनल प्रेसिडेंट बनना, और खड़गे जी को अब हम लोग एक नए अवतार में देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी ऑफ बीजेपी इज वन फैक्टर जो वहां पे ठीक से काम कर रही है। वो जो 40% कमीशन या पेसीएम वाला ये सब चिपका हुआ है, और उस पर रोज सोने पे सुहागा कुछ ना कुछ ऐड ही होता है। वो अभी वहां के जो मदन जी या वो जो एक बीजेपी विधायक हैं जिनके घर से 6 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, उनका लड़का मैसूर सैंडल के ऑफिस में से घूस लेते हुए नगद पकड़ा है लोकायुक्त ने। तो वो सब चीजें ऐड कर रही हैं। अब बीजेपी की ख्याति कह लीजिए, क्योंकि ख्याति भी है। बीजेपी में बहुत लोग इसलिए जाते हैं कि वहां जाओ चोरी करो तो पकड़े नहीं जाओगे,
क्योंकि वहां का किसी को ईडी सीबीआई से आप बिल्कुल, आपको सुरक्षा कवच मिल जाता है। आप चोरी करिए, आप घूस लीजिए, आप बेईमानी कीजिए, अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो आपके ये सारे चीजों से आप सुरक्षित रहते हैं। वहां पे एक जो थोड़ा एक फैक्टर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया और जिसकी वजह से बहुत सी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। देखिए, मैं ये मान के चला हूं आम आदमी पार्टी जाके अपने कहने से लड़े, किसी के प्रॉम्प्ट पे लड़े, या केसीआर वहां लड़े, या ओवैसी साहब लड़े, ये सब लोग लड़े, इनका कोई बहुत इंपैक्ट मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। वोट कटवा 1500 के हो सकते हैं, लेकिन कोई मेजर इंपैक्ट इनका नहीं होने पा रहा है, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वहां पे जनता दल एस का रुख अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। मोटे तौर पे वो विपक्ष के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर वो अमित शाह जी उनको ठीक से मैनेज करें और वो अगर आपको कल एनडीए में दिखाई पड़े तो कोई बहुत ताज्जुब भी नहीं होने की बात है। कोई उनका ये स्टैंड नहीं है कि चाहे कुछ हो जाए मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। जैसे 2-4 देश में ऐसे पार्टीज हैं जिनका ये है कि भाई कुछ हो जाए वो बीजेपी के साथ नहीं दिखाई देंगे। तो उस तरह की स्थिति में जेडीएस नहीं है। वहां पे एक ये भी है कि येदियुरप्पा जी को जिस तरह से बाहर किया गया है और वो कितने इफेक्टिव रहेंगे, वो उतने मन से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उसमें इफ एंड बट बहुत सी चीज़ें कही जा रही हैं, वो भी देखने की बात है। मेरे हिसाब से नंबर 1 पे ही है। नंबर 2 पे जो स्टेट जहाँ पे संभावनाएं कांग्रेस को हैं, जहाँ पे कांग्रेस को बहुत चिंता की जरूरत नहीं, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसलिए क्योंकि जो भूपेश बघेल जब वहाँ आए तो वो टेंटेटिव से थे, कोई बहुत स्टैब्लिश लीडरशिप उनके पीछे नहीं थी। उनका और सिंहदेव साहब के बीच में इस तरह का कुछ तय था कि आधे टाइम ये रहेंगे, आधे टाइम वो रहेंगे, लेकिन अब वो चीज़ें पास्ट की हो गई हैं। भूपेश बघेल जी ने 2 काम, एक कांग्रेस के पार्टी के रूप में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के में अपने को बिल्कुल ठीक से जमा लिया है, एस्टैब्लिश कर लिया है। दूसरा, उन्होंने वो जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स वाला जो वोट बैंक होता है उसको उन्होंने ठीक से मैनेज किया है, जिसको ये रेवड़ी बोलते हैं या फ्रीबीज बोलते हैं, जो ये खुद करते हैं भाई बीजेपी, वो उन्होंने ठीक से मैनेज किया है। समाज के हर वर्ग तक उनका लाभार्थी वाला स्कीम है या बेनिफिशियरी, वो उस तरह की स्कीम वहां तक पहुंची है और उन्होंने छत्तीसगढ़ को ठीक से चलाया एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑल्सो, पार्टी की तरफ से भी वहां से भी। दूसरा, जो रमन सिंह साहब थे, जो बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे और जो जिनकी वजह से बीजेपी बहुत साल सत्ता में रही, उनका अभी तक जैसा रोल है वो थोड़ा शायद डिटैच से हैं। कुछ लोग जैसे आध्यात्मिक रूप से वो अपना ये ठीक है, जीते जीते हारे हारे नहीं है, वो अभी तक बहुत ही मैदान में कूद के तलवार नहीं चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा ये दिखाई दे रहा है वो ठंडे हैं चुनाव के प्रति, इज नॉट वेरी कंसर्न। तो वो एक मुश्किल है बीजेपी के लिए कि उनकी लीडरशिप की वहां क्राइसिस भी है। मेन चक्कर यह है कि वहां क्या कोई वायबल ऑल्टरनेटिव भी नहीं दिखाई दे रहा है जो भूपेश बघेल को वहां वो करे, तो वो भूपेश बघेल के फेवर में कर रहा है। और मेरे हिसाब से उन्होंने बाय एंड लार्ज सरकार भी ठीक चलाई है, तो मेरे हिसाब से यहां पे भी कांग्रेस को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेट इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो 1 नंबर पे कर्नाटक, 2 नंबर पे छत्तीसगढ़। अब नंबर 3 पे मेरे हिसाब से आती है मध्य प्रदेश। हालांकि सरकार राजस्थान में, लेकिन मैं 3 नंबर पे जहां पे कांग्रेस की थोड़ी संभावना है, मैं मध्य प्रदेश को रख रहा हूं। वहां का फिर उसके 2-3 कारण हैं। एक बड़ा कारण यह है कि वहां दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, हालांकि अलग अलग फैक्शन के हैं, इनकी अपनी खींचतान है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने पहले भी और इस बार भी, उनकी बहुत सी चीज़ों से बहुत से लोग हो सकता है इत्तेफाक न रखें, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के इंटरेस्ट में एक लार्जर हार्ट दिखाया और उन्होंने एक कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो उनकी तरफ से कभी इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी कि उनके कारण कांग्रेस में कोई दिक्कत आ रही है। कमलनाथ की लीडरशिप मतलब वहाँ है ही कि भाई कमलनाथ ही अगर वहाँ कांग्रेस आएगी तो कमलनाथ बनेंगे, ये मोर और लेस सेटल्ड है। और दिग्विजय सिंह उसमें कहीं रोड़ा नहीं बन रहे हैं और बल्कि अपनी तरफ से जो उनसे हो सक रहा है वो ऐसा अभी तक जो इंडिकेशन आ रहे हैं कि वो दोनों में समन्वय बिल्कुल ठीक से है। वहां पे एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है बीजेपी को, जो शिवराज सिंह चौहान को, जो एक स्टाइल है हमारे इस समय के नेतृत्व की, उनको कट टू साइज जो किया जा रहा है, उनको शीर्ष नेतृत्व मतलब जो उनकी कमिटीज हैं उससे हटाना, और जिसको कह रहा है कि थोड़ा उनको मतलब ठीक है यहीं पे रहो। और इस तरह की भी बात होने लगी है कि शायद इलेक्शन के बाद अगले चेहरा वो नहीं होंगे, तरह तरह की उनके बारे में बात आ रही है।
एक ये भी बीजेपी के अगेंस्ट काम कर रहा है। और एक काम और बहुत बड़ा कर रहा है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो सपोर्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो रही है कि उनका जिस तरह से रिहैबिलिटेशन बीजेपी में होना था, या बीजेपी के जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका वो वाली चीज़ें अभी तक बहुत सेटल नहीं हैं। जैसे कांग्रेस में ये बिल्कुल निर्विवाद था कि आफ्टर कमलनाथ इट वॉज ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन बीजेपी में आफ्टर शिवराज सिंह चौहान इट इज ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत बीजेपी के पक्ष में काम नहीं करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर 19-20 की भी बात करें तो इन फेवर ऑफ कांग्रेस है। मैं स्टेट इलेक्शन की, मैं फिर बार बार कहता हूँ, मैं स्टेट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ले दे के यहाँ एक ही सीट ज़्यादा लाए, लेकिन वो शायद बीजेपी से सीट ज़्यादा लाएगी। अभी मैं स्टेट की सीट वाइज एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग आ जा रहे हैं, चौथा राज्य है राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे अच्छा इनको नेतृत्व मिल रहा था। बहुत ही एक एक्सपीरियंस लीडर इनके पास अशोक गहलोत के रूप में थे। अब ये अशोक गहलोत साहब की जितना आज तक का उनका राजनीतिक जो भी उन्होंने पुण्य कमाया है पॉलिटिकल मैनेजमेंट का, दैट इज ऑन टेस्ट, वो टेस्ट पे है। क्योंकि वहां पे जो सबसे बड़ी एक समस्या उनके साथ आ रही है, वो सचिन पायलट वाला मामला, वो पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर खत्म नहीं हो पाई है। भारत यात्रा हो, कुछ हो, सबने कोशिश की है। अब उसके पीछे अलग अलग थ्योरी है। कोई कहता है कि उनको प्रियंका गांधी जी की थोड़ी समर्थन प्राप्त होता है सचिन पायलट को, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट जी को जितनी जल्दी ये समझ में आ जाए कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जल्दी बन सकते हैं बनस्पत बीजेपी के। बीजेपी में लंबी लाइन है, उसको जैसे होता है ना, अगर कभी कभी लगता है कि वो लाइन तेज चल रही है। आप अगर कभी आपने रेलवे स्टेशन, पिक्चर हॉल में टिकट लेने के लिए हो खास करके, तो आपको लगता है वो वाली लाइन ज़्यादा तेज चल रही है, तो आप इस लाइन को छोड़ के उस लाइन में चले जाते हैं, तो वो लाइन धीरे हो जाती है। तो अगर सचिन पायलट जी को लगता है कि कांग्रेस की लाइन बढ़ नहीं रही है और बीजेपी की लाइन में वो आगे जल्दी पहुंच जाएंगे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो मेरे हिसाब से उनके साथ ये गलत डिसीजन होगा। लाइन में अगर वहां लगे हैं तो इनके आगे बस एक व्यक्ति है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हटे, इनका नंबर आया, इनको तुरंत टिकट चीफ मिनिस्टरशिप की गद्दी वहीं से मिलेगी। वहां पे ये उस लाइन में लगेंगे, उसके आगे कितने लोग हैं अभी पता भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जगह रखवा के नहीं जाते हैं कि रुके रहिए मैं आता हूं फिर। तो इस तरह के कितने लोग प्रकट होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सेकंड या थर्ड या फोर्थ चॉइस भी हो। लेकिन उनका किस्सा जारी है, उनकी अपनी समस्याएं जो अशोक गहलोत से हैं वो चली रही हैं, और उसको कांग्रेस नेतृत्व अभी तक एड्रेस नहीं कर पाया। कोशिश कई बार हुई है लेकिन नहीं कर पाया। वहां पे एक ही चीज जो बीजेपी को थोड़ा तंग कर रही है कि विजय राजे सिंधिया जी और वहां पे अमित शाह साहब का बहुत बढ़िया तालमेल नहीं है। अमित शाह साहब को संभव वो वाली बात नहीं है जो इस तरह का उनकी स्टेट होती है। विजय राजे सिंधिया उस तरह से उनका ना स्वागत करती हैं, ना उनके सामने बिल्कुल ये रहती हैं, नतमस्तक रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनके इस नेतृत्व को बुरा लगता है। अब वो कितना इफेक्ट कर डालेगा, वो क्या होगा, ये देखने वाली बात है। राजस्थान टू बी फेयर इज अ टॉसअप, आज नहीं पता वो क्या है, लेकिन वहां एडवांटेज बीजेपी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एज ऑन डेट मैं विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं, फिर से मैं कह दे रहा हूं, क्योंकि अगर कांग्रेस ने अपना घर ठीक से नहीं कर पाया तो वहां पे मुश्किल हो सकती है। अब एक इन सब के पीछे एक बड़ा फैक्टर बता दूं जिससे कांग्रेस के लिए सिर्फ एक बात जो है वो उसको थोड़ा सा दिलासा दे सकती है, वो है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में इन 3 स्टेट में, छत्तीसगढ़ को छोड़ के, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यात्रा खूब घूमी है। तो यात्रा ने जो एक माहौल बनाने का काम किया है, वो इलेक्शन से पहले माहौल बन रहा है। दूसरा, इन चारों स्टेट में कांग्रेस का संगठन इन प्लेस है, ठीक है, अच्छे से है। कोई यूपी की तरह नहीं कि यहां संगठन कौन है, कौन अध्यक्ष हैं तो उन अध्यक्ष जी को, वहां बिल्कुल संगठन इन प्लेस है। तो इसलिए वो एक दिक्कत नहीं है। तीसरा, राहुल गांधी क्या अभी जो कह रहे हैं, उनकी जो भी चीज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो यूके विजिट उनकी बहुत अच्छी रही, भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी रही। एक कांग्रेस के पक्ष में और हो रहा है कि खड़गे जी बिल्कुल उन्होंने कमान संभाल ली है, और खड़गे जी का अभी तक जितना हो रहा है वो पॉजिटिव रहा है, और उससे कांग्रेस के वोट जुड़ ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे कांग्रेस को कोई दिक्कत हो रहा हो। तो अब अंत में
ये चारों स्टेट इलेक्शन मेरे हिसाब से डिसाइड कर देंगे कि कांग्रेस 2024 में क्या कर रही है। अब मैं आपको इस अंकों को एक बार फिर से कर दूं। 93 में 86 बीजेपी, 5 कांग्रेस, ये स्थिति है एमपी सीट में। अगर कांग्रेस को लगता है कि उसको बीजेपी को रोक के वो कुछ इसका ताना बाना बुनेगी, तो मेरे हिसाब से जो 86 सीट है उसमें कम से कम 36 सीट कम करवानी होगी, 50 पे रोकना होगा। 93 सीट्स टोटल। बीजेपी को आइडियली 50% नहीं तो 50 सीट से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने उसको रोक लिया, मान के चलिए आपने अगर उनको 33-34 सीट कम आ रही हैं, तो बीजेपी 303 से 270 पे अपने गढ़ पे आ जा रही है। अभी महाराष्ट्र बिहार की बात ही मत करिए, अपने गढ़ में जो बीजेपी का सीट का गढ़ है और जो स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस का गढ़ है, तो अब थोड़ा मामला भारत जोड़ो यात्रा और जो हमारे जो मोदी जी जिस तरह का इवेंट करते हैं, कल उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम में किया, उनके बीच की एक आपस का एक कंपटीशन है। अभी 3 स्टेट में मेरे हिसाब से कांग्रेस, राजस्थान मेरे हिसाब से आज के दिन में बीजेपी स्ट्रांग। आने वाले समय में थोड़ा डिटेल में हम लोग इस बात को और करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।